नमस्कार, जागरण बिजनेस आप देख रहे हैं। मैं हूं नीरज सेठी। ईपीएफओ 3.0 ये एक नया टर्म भले ही आपको लगे, लेकिन ये आपको आसान बनाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ खास बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। और ये जो नए बदलाव हैं 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं। और ईपीएफओ 3.0 के तहत क्या क्या बदलेगा और कैसे ये आपको इम्पैक्ट करेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। सबसे पहले मैं उनसे मिलवा दूं, क्योंकि एक लंबे अनुभव के बाद हमारे पास मिस्टर महेश कृष्णमूर्ति जी हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोर इंटीग्रा के। 20 साल का लंबा अनुभव, जाहिर सी बात है आपको आसान तरीके से समझाने के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि इतने अनुभव के व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर चीज़ें थोड़ा हमारे लिए भी आसान हो जाती हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद नीरज जी। सर, ईपीएफओ 3.0 का लगातार अब ट्रेंड में ये टॉपिक है, इसका जिक्र हो रहा है। 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी भी होने जा रहा है। इसके तहत थोड़ा सा डिजिटली हम और भी ज़्यादा लिटरेट होने जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि एक जो लंबी प्रोसेस के ज़रिए ईपीएफओ का पैसा हम विड्रॉ करते थे, जिसमें करीब करीब 20 से 25 दिन या कभी कभी महीना भी लग जाता था, वो अब बहुत आसान तरीके से होगा। सुनने में आया है कि इसके तहत जो है एटीएम के जरिए भी पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। पेंशन को आप 48 घंटे में हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ बदलाव ईपीएफओ 3.0 के जरिए सरकार करने जा रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। पीएफ है ही क्या कहूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और कोई व्यक्ति अगर पिछले 25-30 साल से नौकरी कर रहा है और पीएफ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप उसमें देखेंगे कि वो व्यक्ति आपको पूरी ईपीएफओ की स्टोरी एक कहानी के जैसे आपको सुना सकता है। बिकॉज मेरे हिसाब से मैं खुद ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करता हूं 2001 से। आज 25 साल हो गए मैं कंट्रीब्यूट करता हूं। सबसे ज्यादा अपने देश में अगर कोई बदलाव आया है और डिजिटल बदलाव आया है, वो ईपीएफओ में आया है। आज से 15-20 साल पहले अगर आपको अपनी खुद की पीएफ की पैसे लेने होती थी, तो आप डायरेक्ट पीएफ के साथ इंटरेक्शन आपकी बहुत कम होती थी। आपको किसी कंसल्टेंट या एजेंट के थ्रू जाके हेल्प लेके आपको विड्रॉ करना होता था, लोन लेना होता, सेटल करना होता। तो बड़ी प्रोविजंस थी कि आप ईपीएफओ से डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट उतनी आसान प्रोसेस नहीं थी। पेपर वर्क भी इतनी सारी होती थी कि वो बहुत बहुत ही डिफिकल्ट सी प्रोसेस होती थी। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे 2026 में, मेरे ईपीएफओ के पैसे की पूरी कंट्रोल मेरे हाथ में है, ना ही मेरे एम्प्लॉयर के हाथ में है और ना ही ईपीएफओ के पास है। वो मेरे कंट्रोल में है। मुझे पता है मेरे कितने पैसे हैं, मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ, सही कैलकुलेशन हुई है नहीं हुई है, लोन लेनी है मैं ले सकता हूँ। और सब कुछ मेरे पास मेरे पोर्टल में, मेरे पीएफ के लॉगिन में मेरे पास अवेलेबल है। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ईपीएफओ ने की है, खास करके पिछले 8-10 सालों। आज कोई एजेंट कंसल्टेंट की जरूरत नहीं आपको ईपीएफओ में जाके आपकी कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए। कुछ कुछ चीजें होती है जो कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं शो में नहीं बताऊंगा, पर हर जगह पे एक 5% होती है जो दिक्कत वाली चीजें होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि या तो एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर ने कुछ गलती की होती है कंट्रीब्यूशन में, तो वो सुधारने के लिए वक्त लगता है। वो सुधारने के लिए थोड़ा ईपीएफओ के साथ लाइजनिंग करनी पड़ती है। पर अगर मैं 90% देखूं तो बहुत एकदम स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस में कर दी है। अभी ईपीएफओ 2.0 और हम जा रहे हैं ईपीएफओ 3.0 के तरफ। एंड बहुत ही लोगों में उसकी एक प्रतीक्षा है, एक एंटिसिपेशन है कि ईपीएफ 3.0 में क्या होने वाला है। और जैसे आपने कहा, सबसे बड़ी चीज है मैं एटीएम में जाके कार्ड डालूं और मेरी ईपीएफओ की बैलेंस मेरे हाथ में आ जाएगी। सो बैकग्राउंड ईपीएफओ की ये है। और ईपीएफओ की एक अच्छी खासी सक्सेस स्टोरी भी मैंने खुद एक्सपीरियंस की है 25 साल उसके मेंबर होते हुए। और अब ये इंडस्ट्री में है जहाँ पे हम हमारे क्लाइंट्स की मदद भी करते हैं ईपीएफओ के सारे ट्रांजैक्शंस करने में, या एक्सेप्शंस अगर कुछ है तो उसको हैंडल करने में। तो बड़ी चीजें क्या है? बड़ी चीजें ये है, जैसे मैंने कहा, आज एक मेंबर जो एम्प्लॉय होता है उसे सारी चीजें अपनी जो पीएफ की अकाउंट में है वो उसे तुरंत दिख जाती है। पहले ईपीएफओ की बैलेंस ही आपको रिफ्लेक्ट होने में 2 से 3 महीने लगते थे। मतलब मैंने जनवरी महीने की कंट्रीब्यूशन अगर दी तो मुझे दिखती थी मार्च या अप्रैल में।
अगर मेरी इंटरेस्ट क्रेडिट होती थी, वो दिखती थी कुछ 4-6 महीने बाद। अगर मुझे कुछ लोन लेनी होती थी, तो उसकी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती थी। मुझे विड्रॉ करनी है, लंबी चौड़ी प्रोसेस है। अभी ये सारी चीजें डिजिटल में हो चुकी है, जिसमें काफी सारी चीजें ईपीएफ 2.0 में ही हो चुकी है। अभी 3.0 में उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज करके रखी है, जो मेरे हिसाब से 2.0 के ऊपर एक एडवांसमेंट है। जैसे मैं कहूँ तो पहले मुझे उन्होंने एक गाड़ी दे दी जिसमें एसी है, जिसमें पावर विंडोज है, जिसमें अच्छे खासे सीट्स है। अभी वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे मुझे वो एडैस लेवल 2 दे रहे हैं या एडैस लेवल 3 दे रहे हैं, जिसमें मुझे स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग में कर सकता हूँ, मेरी ईपीएफओ का अकाउंट में स्ट्रेस फ्री मैनेज कर सकता हूँ। एम्प्लॉयर्स के लिए भी बहुत कंफर्ट हो चुकी है, बिकॉज एम्प्लॉयर्स के ऊपर जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनरशिप होती थी, वो काफी सारी चीजें उन्होंने ऑटोमेट कर दी और एम्प्लॉय के हाथ में दी। अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे कहूं, तो सबसे पहले जो आपने कही कि मैं यूपीआई के थ्रू या एटीएम के थ्रू मैं अपने खुद के बैलेंसेस एक सर्टेन लिमिट, एक हद तक मैं विड्रॉ कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने प्रपोज किया है 25,000 का, तो 25,000 रुपए तक मैं उसमें से विड्रॉ कर सकता हूं। दूसरी चीजें हैं, वो ये भी बात चल रही है कि जो पीएफ के अकाउंट है, उसको ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने देश के सारे बैंक्स में, सारे बैंक अकाउंट में। ऑलरेडी पीएफ आधार के साथ लिंक्ड है, बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक्ड है, तो आपकी एक सीमलेस ट्रांजैक्शन होती है। और ये सीमलेस ट्रांजैक्शन होने की वजह से आप बहुत सारे बैंक के जो ट्रांजैक्शन है, जो आज आप एक इंटरनेट बैंकिंग जैसे फंड ट्रांसफर करते हैं, या मोबाइल बैंकिंग में फंड ट्रांसफर करते हैं, या आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं, या आप कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ये सारे चीजें आपकी पीएफ बैलेंस के साथ भी सर्टेन लिमिट में कर पाएंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स। वो स्टेप बाय स्टेप आगे आएगी। तो मेरे पैसे जो वहां ब्लॉक्ड है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनकी कॉर्पस 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ हो चुकी है। बट वो पैसे के हम जब जिस दिन तक रिटायर नहीं होते कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा बीच में लोन ले सकते हैं। तो वो जो मेरी पैसे हैं, वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि मुझे जब चाहिए, कोई जरूरत के लिए चाहिए, तो मैं आसानी से ले सकूं, चाहे वो छोटी अमाउंट हो या बड़ी अमाउंट हो। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो ईपीएफओ ने लिया है, और जो ईपीएफ 3.0 में आएगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 6 से 9 महीने में इसमें कुछ कुछ चीजें हमें दिखने लगेगी। भले ही पूरी चीज आने में टाइम लगेगी, बट कुछ कुछ चीजें एनेबल करेंगे। दूसरी चीज है कि बहुत सारे हमारे जो पीएफ के मेंबर है, वो पीएफ के मेंबर जो है वो इंग्लिश हिंदी जरूरी नहीं है कि समझे। आज हमारी जो पोर्टल होती है वो स्टैंडर्ड हिंदी इंग्लिश में होती है, पढ़ना होता है, वो सब चीजें हैं। तो ईपीएफ 3.0 में एआई बेस्ड भी वो लेके आ रहे हैं, जहां पे सुविधा होगी जो रीजनल लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, या जो लेबर क्लास के लोग होंगे, या जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग होंगे, उनके लिए जो गवर्नमेंट की एआई टूल है भाषिनी, उसके थ्रू उसमें बहुत सारी चीजें, सुविधाएं जो है, वो उन्हें अपनी रीजनल लैंग्वेज में समझ में आएगी, और रीजनल लैंग्वेज में वो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अगेन मुद्दे की बात है, मैं एम्प्लॉयर और ईपीएफओ से हटा के कंट्रोल में एम्प्लॉय के हाथ में दे रहा हूं कि मेरे पैसे हैं, मुझे उसमें कंट्रोल चाहिए, वो मुझे कैसे समझेगी और मैं कैसे करूंगा वो। तीसरी एक बहुत ही जरूरी चीज जो है, 5 लाख रुपए तक की जितनी भी क्लेम्स होगी, उसकी सेटलमेंट तुरंत हो जाएगी। जैसे आपको पता है इनकम टैक्स में एक रेवोल्यूशन आ गया था, कि पहले तो अपने रिफंड के लिए 1-2 साल रुकने पड़ते थे। आज अपनी रिफंड आप अप्लाई कर दो, रिटर्न फाइल कर दो, 30 दिन के अंदर आपको ज्यादातर रिफंड मिल जाती है। वैसे ही है, जो ईपीएफओ में आप पहले कुछ क्लेम करने जाते थे तो महीना, 2 महीना, 3 महीना लगता था। अभी वो बात कर रहे हैं कि 5 लाख तक की जो सेटलमेंट है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंट हो जाए। और उसके ऊपर की जो सेटलमेंट है, वो पहले जैसे 3 महीने, 6 महीने नहीं लगेंगे, वो 30 दिन के अंदर हो जाएंगे। ये 3 बहुत बड़ी चीजें हैं जो ईपीएफ 3.0 में डायरेक्टली जो मेंबर है, एम्प्लॉय है, उसको इम्पैक्ट करेगी। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना भी है डिजिटल भारत का, और इसकी एक झलक जो है सीधे सीधे पीएफओ में देखने को मिली है। हमें याद है कि पहले तो आपको विड्रॉ करने के लिए एम्प्लॉयर के साइन करवाने पड़ते थे, बाकायदा आपको हार्ड कॉपी सबमिट करवानी पड़ती थी। जैसे कि आपने इस शो की शुरुआत में बताया कि तमाम लंबी कागजी कार्रवाई थी, और उसमें वक्त भी लगता था, और कई बार एम्प्लॉयर के साथ अगर आपकी नहीं बनती है, या खराब टर्म्स पर आपने कंपनी छोड़ी है, तो वो साइन भी नहीं करेगा, वो आपको इग्नोर करेगा। तो सवाल यह है कि जब मेरा पैसा है, मेरी सैलरी से कटा है, तो उस पर कंट्रोल मेरा होना चाहिए, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश अब की गई है सरकार की तरफ से। और ईपीएफओ 3.0
का एक तरह से आगाज होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से। जाहिर सी बात है, लोगों को अपने पैसे का पूरा अधिकार उनके हाथ में, कंट्रोल अच्छे से मिलेगा ही। सर, सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि 70 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में किसी भी तरीके से तत्काल पेंशन हासिल कर पाएंगे। उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे ये काम करेगी, कैसे आप पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और उसमें बाध्यताएं क्या क्या हैं सर? इसमें है ना, जो हम ईपीएफओ की बात करते हैं उसी की एक्सटेंशन है, जो सेंट्रलाइज पेंशन स्कीम होती है, या जो सीपीपीएस है, सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट स्कीम, जो वापस एक डिजिटल मूवमेंट है, जिसमें सबसे मुद्दे की बात है कि आज की तारीख में लगभग 75 से 80 लाख पेंशनर्स है। एंड इनकी जब पेंशनर होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो अपने बेस लोकेशन में ही रहे या एक ही लोकेशन में रहे, वो शायद शिफ्ट भी हो सकते हैं, अपने बच्चों के साथ रहने जा सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये पेंशन के लिए पहले आपको जाके अपने बैंक में डिटेल भरनी पड़ती थी। पेंशन वाले अकाउंट में बहुत सारे बैंक इंटरनेट बैंकिंग वगैरह देते नहीं थे, तो ये सारी चीजों में दिक्कत होती थी। तो आज की तारीख में जो हमारी सीपीपीएस सिस्टम है, जो 2024-25 में लॉन्च की गई थी, उसमें सबसे खास 3 चीजें होती है कि सबसे पहले वो जो फिजिकल वेरिफिकेशन होती थी फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन पेमेंट, वो फिजिकल वेरिफिकेशन को एलिमिनेट की गई है, उसको निकाल दी गई है। सेकंड चीज है कि उन्हें कोई भी बैंक में, कोई भी ब्रांच में पीपीओ के थ्रू, पेंशन पेमेंट ऑर्डर के थ्रू उन्हें वो पैसे मिलते थे। पहले ऐसे हुआ करता था कि एक डेजिग्नेटेड बैंक होती थी, डेजिग्नेटेड ब्रांच होती थी, मेरी पेंशन के पैसे वहीं पे जाती है, मुझे वहीं से निकालनी है, तो वो दिक्कत होती थी। और खास करके सीनियर सिटीजन को जो पेंशन लेते हैं उनके लिए तो और दिक्कत होती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है कि वो कहीं पे भी कोई भी तरीके से जो सिक्योरिटी रिस्क होती है, बिकॉज जो सीनियर सिटीजन होते हैं, पेंशनर्स होते हैं, वो इतने टेक सेवी नहीं होते, डिजिटल सेवी नहीं होते हैं, तो बहुत सारे फ्रॉड के विक्टिम्स वगैरह हो जाते हैं। तो वो चीजें आसान करने के लिए कुछ कंट्रोल्स रखे गए हैं, जो कंट्रोल्स के वजह से उन वो अगर देखिए, अभी कैसे होता है कि अगर मुझे आसानी से ट्रांजैक्शन करनी है तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होती है, वरना तो फिजिकल करनी पड़ती है। बट अगर मुझे डिजिटल ट्रांजैक्शन करनी है और मैं टेक सेवी नहीं हूं, जो उस उम्र के लोग ज्यादातर नहीं होते हैं, तो मुझे उनके लिए आसान करनी होती है। तो कुछ कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट ने सीपीपीओएस सिस्टम में की है, जिसकी वजह से वो सारी दिक्कतें भी निकल जाती है। बट मेन मुद्दे की बात है, पेंशनर को तकलीफ नहीं दी जाती है। आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करते हो, सीपीपीएस पीपीओ के थ्रू आपकी पेमेंट वहां पे आ जाती है और आपकी एक्सेस कभी भी उसमें होती है। फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो लाइफ सर्टिफिकेट वाली प्रोसेस को भी वो लोग निकाल देंगे, जो हर साल करनी पड़ती है। आज तो इनफैक्ट उसमें बहुत कन्वीनियंस होगी। जैसे मैं खुद मेरे मदर के लिए आज से 4-5 साल पहले मुझे जानी पड़ती थी, वो लाइन में खड़ी रहनी पड़ती थी उनके साथ, और वही ब्रांच में जानी पड़ती थी जहाँ पे उनकी पेंशन अकाउंट है, और वो पकड़ लीजिए कि आधा दिन का मेरा टाइम वहीं पे चला जाता था, और उनको भी तकलीफ होती थी जो ऑलरेडी 75 प्लस थे। पिछले 4-5 साल में एक वो बायोमेट्रिक वाली सिस्टम आ गई, उसकी फैसिलिटीज उन्होंने पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी दे दी, पोस्टमैन खुद घर पे आकर भी सर्विस देता था। और आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो उमंग ऐप के थ्रू आप फेशियल रिकग्निशन आधार लिंक के साथ घर पे बैठ के कर सकते, जो आप आपके मेरे मोबाइल ऐप पे भी चलता है अभी। ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अपनी देश में अगर आप देखोगे तो पिछले 2 से 3 साल की मैं बात कर रहा हूं। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने शायद ही कहीं और दुनिया में देखी है, जो इतनी रैपिड वे में हम टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और लाइफ को इतनी आसान कर रहे हैं। जैसे नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट देनी होती है, मेरी मदर की मैंने नवंबर में की थी। मेरे मोबाइल में उमंग की ऐप है, उनके आधार नंबर डाले, उनके फेशियल रिकग्निशन की, वैलिडेट हो गई, 10 या 15 सेकंड में उनकी लाइफ सर्टिफिकेट की कंफर्मेशन आ गई। ये जो हमारी सीपीपीएस सिस्टम है, जो ईपीएफओ की एक्सटेंशन है, उसमें एक बहुत ही बड़ा कन्वीनियंस है सीनियर सिटीजन्स के लिए। सर, एक सवाल ईपीएफओ को लेकर हमेशा सबके जहन में रहता है, वो है नौकरी छूटने पर आखिर पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि इसको लेकर लगातार बदलाव भी हुए और लगातार खबरें भी सामने आई, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के मन में ये एक डाउट रहता है कि आखिर कितना पैसा निकलेगा। कुछ लोग बोलते हैं 90% पैसा निकलेगा, कुछ लोग बोलते हैं 75% पैसा निकाला जा सकता है। इस पर थोड़ा सा आप क्लैरिटी दीजिए सर, किस तरह से और कितना पैसा। मान लीजिए किसी के अकाउंट में 2 लाख रुपए अभी तक ईपीएफओ का जमा है, नौकरी किसी कारण से छूट गई है, तब अभी जस्ट छूटी है,
तो अब वो कितना पैसा निकाल सकता है सर? ईपीएफओ में बैलेंस है, वो पूरी तरह आपकी बैलेंस है। ईपीएफओ कुछ काट कूट के देता नहीं। ये मतलब कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है कि आपने 25 साल की प्रीमियम भरने को कमिट कर दी और 15 साल बाद कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो आपने निकाल दी, तो एक सर्टेन रेशियो परसेंटेज में काट के आपको पैसे मिलेंगे। ईपीएफओ आपका पैसा है, उस पे आपको आज की तारीख में मार्केट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको ईपीएफओ के पैसे में ही मिलता है। इसके लिए वो बहुत ही फायदेमंद चीज है। ईपीएफओ में आपको लोन लेने की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जितने पैसे आपके हैं उसके सामने आप लोन ले सकते हो। और आपके सवाल के लिए जिस वक्त मैं छोड़ूं, चाहे मैं रिटायर हूं या मैं रिजाइन किया हूं और मुझे मेरी पैसे निकालनी है, पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ सारे एम्प्लॉयज को मिलती है, उसमें ईपीएफओ कुछ काटती नहीं है। फर्क एक ही आता है, अगर आपने पेंशन के लिए ऑप्ट किया है तो और आप रिटायर हो रहे हो, सुपर एनुएट हो रहे हो, तो उस वक्त आपको कम्यूटेशन की एक ऑप्शन होती है पॉलिसी के हिसाब से, जो वापस आप ही के पैसे है। आप कितना कम्यूट करके लमसम निकालना चाहते हो और कितना आप आगे पेंशन के लिए रखना चाहते हो, वो जो स्कीम में आप पार्ट हो और जो पॉलिसी है उसके हिसाब से होती है। वरना लेट से आप मेरे जैसे कोई है जो कल नौकरी छोड़ रहे, खुद की बिजनेस चालू करना चाहते हैं, ईपीएफओ में हमारे 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, वो पूरे 1 करोड़ इंटरेस्ट के साथ जो भी उस दिन तक मिला है वो मुझे वापस मिल जाएगी। हम लगातार डिस्कशन भी कर रहे थे, और जैसे कि आपने बताया कि आपकी कंपनी के लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं सर। कोर इंटीग्रा की हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे काम करती है, कैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, और आजकल के जो सिनेरियो है इसके हिसाब से अगर लेबर कानून हो, इससे जुड़े कंप्लायंस हो, उसमें कैसे आप लोग मदद करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। थैंक यू यूरज जी ये सवाल पूछने के लिए। तो कोर इंटीग्रा बेसिकली 3 चीजें करती है। सबसे पहले जो अ, जो भी कानून होती है, लीगल सिस्टम होती है, कंप्लायंस होती है, रूल होती है, एक्ट होती है, नोटिफिकेशन होती है, ये आप और मैं पढ़ेंगे तो आप एक अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, मैं एक अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूं। पर जो सही इंटरप्रिटेशन है, इन वर्ड एंड स्पिरिट का मतलब होता है जो लिखा गया ब्लैक एंड व्हाइट में, और जो सरकार क्या करवानी चाहती है आपसे, उसकी इंटरप्रिटेशन हमारी एडवाइजरी डेस्क देती है। तो हमारा पहला डिपार्टमेंट है कंप्लायंस एडवाइजरी, जो हम बहुत सारे कंपनियों के रिटेंड एडवाइजर्स हैं। और खास करके न्यू लेबर कोड आया तो हम बहुत सारे वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे कस्टम एडवाइजरी करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स को, बहुत सारे कंपनियों को हेल्प करते हैं समझने में और इम्प्लीमेंट करने में ये न्यू लेबर कोड। या न्यू लेबर कोड के अलावा भी अगर कुछ भी लेबर लॉज में आती है तो वो चीज हम क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं, इंक्लूडिंग किसी भी तरह की नोटिस हो, इंस्पेक्शन हो, लिटिगेशन हो, डिस्प्यूट हो, उसमें हम हेल्प करते हैं, जो हमारी एडवाइजरी की टीम करती है। दूसरे है, कंपनी को चॉइस होती है कि या तो मैं खुद की कंप्लायंस की डिपार्टमेंट चलाऊं या तो मैं उसे आउटसोर्स कर दूं। अगर वो आउटसोर्स करना चाहे तो पूरी की पूरी एक्टिविटीज हम करते हैं, जैसे चाहे वो कुछ सिंपल सोशल वेलफेयर पेरोल कंप्लायंस हो, जैसे पीएफ, पीटी, ईएसआईसी, एलडब्ल्यूएफ की हो, या एस्टैब्लिशमेंट कंप्लायंस हो, फैक्ट्री कंप्लायंस हो, कॉन्ट्रैक्टर कंप्लायंस हो, एनवायरमेंट हेल्थ सेफ्टी कंप्लायंस हो, ये सारे कंप्लायंसेस हम कंपनी के कंप्लायंस डिपार्टमेंट की तरह एक्टिविटी करते हैं। और तीसरे और सबसे अहम चीज जो हमारी खासियत है, जो इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों के पास है, ये सारे कंप्लायंसेस की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। तो अगर कोई कंपनी के पास अपने खुद के लोग हैं, वो हमें आउटसोर्स नहीं करना चाहते, वो हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। या उन्होंने हमें आउटसोर्स भी की है तो उन्हें अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर के स्क्रीन पे कभी भी उनकी कंप्लायंस की स्टेटस क्या है वो हमारे टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरी तरह दिख जाती है। तो जितने भी पूरे देश में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, सबमिशंस होते हैं, फाइलिंग होते हैं, ये सब हमारे सिस्टम से ऑटोमेटिकली जनरेट होती है और ये सारी चीजों की ऑटो फाइलिंग हो जाती है। तो बेसिकली हमारा जो काम है वो कंप्लायंस एडवाइजरी कंसल्टिंग का है, कंप्लायंस आउटसोर्सिंग का है और कंप्लायंस टेक्नोलॉजी का है। आज हमारे लगभग 750 कंपनियां हमारे क्लाइंट हैं, अलग अलग साइज की, और पूरे इंडिया में हम ऑपरेशंस करते हैं 2000 से ज्यादा लोकेशंस। बहुत बढ़िया। और सर क्या क्या ये जो खास सॉल्यूशंस हैं B2C सेक्टर में उतरने की भी आपकी योजना है, जैसे कि मुझे बताया गया, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे अब आगे आप बढ़ेंगे, और फिर यहाँ से कौन कौन सी चीज़ों को भी इसमें अडेप्ट करने की ज़रूरत है सर? तो नीरज जी, इसमें सबसे पहले हमारी जो बिजनेस है वो कभी B2C होगी नहीं, वो B2B ही रहेगी। बिकॉज टिपिकली हम जो काम करते हैं वो एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं और एम्प्लॉयर के थ्रू वो एम्प्लॉय को उसकी बेनिफिट मिलती है। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो B2B वाली इंडस्ट्री है। पर मेरी उम्मीद है कि जितने भी नए लेबर कोड आने के बाद जितने भी हमारे अथॉरिटीज हैं
वो धीरे धीरे अपने पोर्टल अपने सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन परमिट करेंगे। तो वो टाइम पे हमारी सॉफ्टवेयर इनडायरेक्टली बी2सी हो जाएगी। बिकॉज जो भी चीजें मुझे चाहे आज मुझे पीएफ की देखनी है तो पीएफ में जानी पड़ती है, ईएसआईसी की देखनी है तो ईएसआईसी में जानी पड़ती है, कुछ और देखनी है तो वहां पे जानी पड़ती है। बट एक बार इंटीग्रेशन परमिट कर देंगे अथॉरिटीज, तो हमारी सॉफ्टवेयर उससे इंटीग्रेटेड रहेगी। तो जो भी एक एम्प्लॉय के लिए जो भी एम्प्लॉयर कर रहा है या गवर्नमेंट कर रही है अक्रॉस मल्टीपल बेनिफिट्स मल्टीपल अथॉरिटीज, वो एक सिंगल स्क्रीन में उनको व्यू मिल जाएगी। ये टेक्निकली हमारे लिए बी2सी होगा कि हमारे सॉफ्टवेयर यूज करके आपके पास जो भी बेनिफिट्स है वो आप कर सकते हैं। जैसे सिंपल इक्वल एग्जांपल देने के लिए, आपकी अकाउंट होगी एक बैंक में, बट आपकी इन्वेस्टमेंट चाहे म्यूचुअल फंड में हो चाहे गोल्ड में हो, 5 जगह पे आपकी लोन हो, 4 जगह पे आपके अकाउंट हो, आप कोई भी बैंक के इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग में वो सारे आपकी अकाउंट्स की डिटेल लिंक कर दोगे तो आपको एक जगह पे दिखती है। तो आपको 10 बैंक के लॉगिन या 10 म्यूचुअल फंड में लॉगिन नहीं करनी पड़ती है। वैसी सुविधा हमारी सॉफ्टवेयर भी एम्प्लॉय को देगी कि आपके जितने भी स्टैट्यूटरी बेनिफिट है, एम्प्लॉयर के बेनिफिट है, एम्प्लॉयर के खुद के बेनिफिट हो या वो सरकार की तरफ की बेनिफिट हो, वो सारी चीजें आपको एक पोर्टल, एक मोबाइल ऐप में आपको दिख जाए। तो यानी कि लोगों की काफ़ी हद तक जो परेशानी है उसको आसान बनाने की आप लोग कोशिश करें। बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं और इंटीग्रा आगे भी बढ़े। और तमाम दर्शकों से भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो ईपीएफओ का पूरा टॉपिक है वो अच्छे समझ में आएगा और क्या क्या बदलाव इसके ज़रिए सरकार अब करने जा रही है। हालांकि इसका जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है वो आने वाले कुछ महीनों में दिखेगा ये, लेकिन लागू 1 अप्रैल 2026 से ही हो जाएगा। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और महेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इन्हीं टॉपिक्स पर फिर से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और दर्शकों के जो तमाम सवाल होंगे वो भी ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी तरह से लगातार बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं जागरण बिजनेस के साथ। नमस्कार।